द लाइट बिटवीन ओशंस। कहानी शुरू होती है और साल होता है 1918 का और हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टॉम। टॉम हाल ही में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लौटा है और टॉम ऑस्ट्रेलियन इंपीरियल फोर्स का एक सिपाही होता है। टॉम ने अपनी जिंदगी के 4 साल जंग में बिताए हैं और टॉम के मन में सिर्फ एक ही गिल्ट होता है और वो होता है कि आखिर मैं क्यों जिंदा हूँ। टॉम का इस दुनिया में कोई नहीं होता, वो बिल्कुल अकेला होता है। जंग से लौटने के बाद टॉम एक नौकरी की तलाश में निकलता है और जो कैप्टन होता है वो टॉम को एक नौकरी बताता है और वो नौकरी होती है एक लाइट हाउस पे लाइट कीपर की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड पे होता है। अगले दिन टॉम ट्रेन से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाता है और यहाँ पे टॉम की नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि डेक पे चिड़ियों को दाना डाल रही होती है। इसके बाद टॉम कैप्टन हैसलॉक से मिलता है और कैप्टन उसे वहाँ रहने वाली ग्रेस मार्क फैमिली से मिलवाता है और कैप्टन इन घर वालों को बताते हैं कि ये हमारे नए लाइट हाउस कीपर। इस फैमिली में बिल और उनकी वाइफ वायलेट होती है और तभी वहाँ पर उनकी बेटी इजाबेल आ जाती है और ये वही लड़की होती है जिसे टॉम ने आते हुए डेक पर देखा था और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद ये लोग सब खाने के टेबल पर बैठे होते हैं और ये लोग टॉम को कहते हैं कि तुम अभी उस आइलैंड की देखभाल करने के लिए काफी यंग हो और वहाँ पे तुम खुद को काफी अकेला महसूस करोगे। तो टॉम कहता है कि जब वो फ्रांस के जंग में था तो उसने 4 सालों में इतना कुछ देखा है कि अब उसे खामोशी और अकेलेपन से प्यार हो गया है, उससे जैसे लगाव सा हो गया है और इस बात से इसाबेल को उसके लिए काफी दुख होता है। इसके बाद टॉम उन सब से इजाजत लेके वहाँ से जेनुस क्रॉक आइलैंड की तरफ जाता है। इस आइलैंड तक टॉम के साथ रैल्फ और ब्लू भी आता है और अब ये दोनों दोबारा 6 महीने बाद आएंगे जबकि टॉम को किसी सामान की जरूरत पड़ेगी। टॉम यहाँ पर इस लाइट हाउस पे अकेला होता है। इसके बाद टॉम यहाँ का सनसेट देखता है और देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वो पल याद आते हैं जो कि उसने जंग में बिताए थे और यहाँ पर टॉम का सारा दिन अकेले ही यहाँ वहाँ घूम कर बीत जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये अकेलापन भी उसे काटने को दौड़ रहा था। टॉम कभी ज्यादा उदास होता तो समंदर के किनारे पे चला जाता, घंटों भर लहरों की आवाज को सुनता और आसमान में पंछियों को उड़ते देखता और इसी तरह से यहाँ पे 3 महीने का वक्त बीत जाता है। इसके बाद रैल्फ और ब्लूई उसके लिए जरूरत का सामान लेकर आ जाते हैं और वो अपने मुकर्रर टाइम से जल्दी आ गए थे क्योंकि हैजलग ने टॉम के लिए बुलावा भेजा था। इसके बाद टॉम मेनलैंड आ जाता है और वो हैजलैग से मिलता है। हैजलैग उसे बताता है कि मुझे तुम्हारा काम काफी पसंद आया है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट डेट को आगे बढ़ाता है। इसके बाद टॉम यहाँ से इजाबेल के घर जाता है। इजाबेल और वायलेट यानी कि इजाबेल की मदर टॉम को देखकर काफी सरप्राइज होती है, काफी खुश होती है और वो टॉम को लंच के लिए इनवाइट करते हैं। इसके बाद दूसरे दिन इजाबेल और टॉम बाहर घूमने के लिए जाते हैं और इजाबेल टॉम को उस आइलैंड के बारे में पूछती है तो टॉम बताता है कि वो आइलैंड काफी शांत है। इजाबेल टॉम से काफी सवाल करती है और टॉम इजाबेल को बस देखता रह जाता है। इसके बाद शाम को सनसेट के टाइम दोनों साथ में बैठे होते हैं और इजाबेल टॉम से बताती है कि उसने अपने दोनों भाइयों को जंग में खो दिया और वो टॉम से कहती है कि एक माता पिता के जीवन में एक बच्चे की अहमियत क्या होती है, उसकी क्या कदर होती है और उसके दोनों भाइयों के जाने के बाद उसके परिवार ने खुद को कैसे संभाला और कैसे वो इस सदमे से बाहर निकले। इसके बाद इजाबेल टॉम को उसके परिवार के बारे में पूछती है तो टॉम बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं। तो इजाबेल टॉम से कहती है कि वो उसे भी अपने साथ उस आइलैंड पे ले चले क्योंकि उसे भी लाइट हाउस देखना है। तो टॉम कहता है कि वहाँ सिर्फ लाइट हाउस कीपर की वाइफ ही जा सकती है। तो इजाबेल इससे कहती है कि तो फिर मुझसे शादी कर लो और ये बात सुनकर ये दोनों यहाँ पर हंसने लगते हैं। इसके बाद टॉम इजाबेल को उसके घर छोड़ता है तो इजाबेल उसे कहती है कि मुझे आइलैंड पहुंचकर लेटर जरूर लिखना। इसके बाद दूसरे दिन टॉम वापस से आइलैंड पर आ जाता है तो फिर से वही खामोशी उसकी जिंदगी में शुरू होती है और इसके बाद टॉम और इजाबेल के बीच में लेटर्स का सिलसिला शुरू होता है। टॉम इजाबेल को एक लेटर लिखता है। इजाबेल को ये लेटर बहुत ही पसंद आती है, वो बहुत ही खुश होती है और इसके बाद इजाबेल भी टॉम को एक लेटर लिखती है और उसमें इजाबेल लिखती है, टॉम व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू आई फेल्ट लाइक आई नीड यू एंड आई कुडंट स्टॉप सीइंग माय लाइफ विद यू एंड बिल्डिंग अ फैमिली टुगेदर, वन दैट isn't stuck in the pain of the past. And so if you're asking me if my proposition still stands, then my answer is yes. Yes, 1000 times yes. और इन्हीं लेटर्स के दौरान ये दोनों अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करते हैं और इसी के चलते इनकी शादी हो जाती है। टॉम और इजाबेल दोनों खुश होते हैं। टॉम ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा होता है और इजाबेल भी अपने जीवन में अकेली होती है। इजाबेल भी एक अच्छी लड़की होती है और टॉम भी एक बहुत ही अच्छा आदमी होता है और इसके बाद दोनों जेनुस आइलैंड वापस आ जाते हैं। ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत होता है और उससे भी ज्यादा खूबसूरत उनका ये छोटा घर होता है। दूसरे दिन इजाबेल आइलैंड की सैर पे निकल जाती है। इजाबेल यहाँ के नजारे को देखकर
काफी खुश होती है और यहाँ की हवाओं को अपने अंदर महसूस करती है। और इस आइलैंड की हर चीज अलग थी। यहाँ का सनसेट और सनराइज दिल को छू लेने वाला होता है। धीरे धीरे दोनों का अकेलापन भी खत्म हो गया था। दोनों साथ में वक्त बिताते हैं, एक दूसरे के साथ खुशी से रहते हैं। और इसी के साथ महीनों बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि इजाबेल प्रेग्नेंट होती है और वो आने वाले बच्चे को लेकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद एक शाम को हम देखते हैं कि तूफान की अलामत शुरू होती है, मतलब कि तूफान आने वाला होता है। टॉम जल्दी से अपने भेड़ बकरियों को अंदर करके इजाबेल से इजाजत लेके लाइट हाउस की निगरानी पे चले जाता है। और शायद इन दोनों को ये नहीं पता था कि इस तूफान से हमारी जिंदगी में कौन सा तूफान उठने वाला है। इसी रात को इजाबेल के हमल में दर्द शुरू होता है और इजाबेल घर में अकेली होती है, जबकि टॉम लाइट हाउस पे निगरानी के लिए होता है। और बाहर से काफी तूफान होता है। इजाबेल का दर्द काफी बढ़ रहा होता है और उसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। वो किसी तरह से तूफान में चल के लाइट हाउस तक पहुंच जाती है, लेकिन तूफान का शोर होने की वजह से टॉम इजाबेल की आवाज को नहीं सुनता। और सुबह जब टॉम लाइट हाउस का दरवाजा खोलता है तो वो बाहर इजाबेल को बेहोशी की हालत में देखता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इजाबेल का जो बच्चा होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता और ये दोनों उसे जमीन में दफन कर देते हैं। इजाबेल इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बहुत टूट जाती है। उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर जाता है। उसकी खुशियों को ऐसी नजर लग जाती है कि इजाबेल संभल नहीं पाती। इसी के साथ दिन बीतते जाते हैं और टॉम इजाबेल को खुश रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। इजाबेल भी वापस अपनी जिंदगी तरफ आने लगती है और हम देखते हैं कि टॉम इजाबेल को फिर से मोटिवेट करता है, फिर से बच्चा रखने के लिए कोशिश करता है। और इसके बाद इजाबेल फिर से माँ बनने वाली होती है। और एक दिन पियानो प्ले करते वक्त इजाबेल को अचानक से दर्द महसूस होने लगता है और इस बार टॉम भी उसके पास में ही होता है। इजाबेल बहुत चिल्लाती है, रोती है और टॉम से कहती है कि प्लीज सेव माय चाइल्ड। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि ये मेन लैंड से बहुत दूर होते हैं और यहाँ पे इनके पास कोई डॉक्टर या कोई मेडिकल फैसिलिटी वगैरह नहीं होती है, जिसकी वजह से इस बच्चे को बचाना मुश्किल होता है। टॉम उससे कहता है कि टेल मी व्हाट कैन आई डू, मतलब मुझे बोलो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन टॉम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसे इन चीजों का अनुभव नहीं होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इजाबेल का दूसरा बच्चा भी सर्वाइव नहीं कर पाता और ये लगातार दूसरी बार भी मिसकैरेज होता है। और दूसरा बच्चा खोने के बाद इजाबेल पूरी तरह से टूट जाती है। वो अपने दोनों बच्चों की कब्र पे जाकर सोती है और उसे कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि शायद वो अब माँ नहीं बनने वाली। एक बच्चा खोने का दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन जो माँ अपने दो बच्चों को खो दे उस पे क्या बीतती है वो हम महसूस या उसका गुमान भी नहीं कर सकते। और इजाबेल इसी दौर से गुजर रही थी। एक माँ के लिए उसका बच्चा अपनी जान से भी जरूरी होता है और कहीं ना कहीं ये माँ ये भी सोचती है कि काश इस बच्चे की जगह मैं ही मर गई होती। इजाबेल वहीं पे अपने बच्चों के साथ होती है और टॉम अपने लाइट हाउस में होता है। अचानक से उसकी नजर समंदर में पड़ती है जहाँ पे कि एक बोट तैर रहा होता है। टॉम के देखने पर उसे उस बोट में कोई भी नजर नहीं आता तो टॉम इजाबेल को दूर से इशारा कर देता है। दोनों भागते हुए उस नाव की तरफ जाते हैं और पास जाने पर उसमें से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। जब टॉम उस नाव को किनारे पे लाता है तो वो देखता है कि उसमें एक छोटी बच्ची होती है और उसमें एक आदमी होता है जो कि मर चुका था। टॉम इजाबेल को उस बच्ची को घर में ले जाने के लिए कहता है और इजाबेल उस बच्ची को घर में ले जाकर उसे नहलाती है और उसे नए कपड़े भी लगाती है। टॉम घर में आ जाता है और वो इजाबेल को इस बच्चे के साथ बहुत खुश देखता है और टॉम कहता है कि मुझे इस सब के बारे में अथॉरिटी को रिपोर्ट करनी होगी, पर इजाबेल उसे रोकती है और कहती है कि इसमें इतनी जल्दी क्या है। और टॉम समझ जाता है कि इजाबेल अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रही है। इजाबेल उसे किसी तरह से मनाकर एक रात को रुकने के लिए कहती है और वो कहता है कि ठीक है, कल सुबह मैं अथॉरिटी को इसके बारे में रिपोर्ट भेज दूंगा। इजाबेल मान जाती है और वो इस बच्चे के साथ बहुत खुश दिखती है। दूसरे दिन टॉम इस इंसिडेंट के बारे में हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने के लिए निकलता है, लेकिन इजाबेल उसके पीछे जाकर उसे रोकती है और वो कहती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर इसे खुदा ने हमारे लिए भेजा है। टॉम कहता है कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, पर इस बच्ची को हम अपने पास नहीं रख सकते। इजाबेल कहती है कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा, हम किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे और हम उस शख्स का एक अच्छे से डिसेंट ब्यूरल करके उसे दफना देंगे। लेकिन टॉम कहता है कि हमें अथॉरिटीज को इसके बारे में बताना होगा और फिर बाद में हम इस बच्ची को अथॉरिटीज से कहकर एडॉप्ट भी कर सकते हैं। पर वो कहती है कि अथॉरिटी हमें कभी भी इस बच्चे को एडॉप्ट नहीं करने देगा, क्योंकि इस आइलैंड पे ना ही कोई हॉस्पिटल है, ना ही कोई स्कूल है और ना ही कोई चर्च होता है। इजाबेल इमोशनल होती है और टॉम भी इजाबेल को देखकर बहुत इमोशनल होता है। इन दोनों को एक बच्चे की बहुत ख्वाहिश होती है। हालांकि हर माँ बाप को एक बच्चे की ख्वाहिश होती है और इसी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते टॉम इसकी बात मान जाता है। इसके बाद टॉम उसी आइलैंड पे उस आदमी को एक प्रॉपर
वॉर ब्यूरियल के साथ दफना देता है और उसे उस बोट से एक लॉकेट जैसा मिल जाता है। टॉम उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है और बोट को समंदर में छोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर रैल्फ और ब्लूई आ जाते हैं, जैसा कि वो हर 6 महीने के बाद आते हैं, और वो टॉम और इसाबेल को बच्चे की बधाई देते हैं। इसाबेल ने इस बच्ची का नाम लूसी रखा होता है। लुई लूसी के साथ काफी खेलता है। अब टॉम को भी लूसी के साथ काफी लगाव हो गया था और इसाबेल तो बस दिन रात इसी बच्चे के साथ होती है। भगवान ने भले ही इसाबेल को बच्चे की नियामत अता नहीं की हो, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बच्चे में अपने बच्चे नजर आते थे और वो इसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। लेकिन टॉम के दिल में अभी भी एक गिल्ट होता है। टॉम एक असूल और कायदे वाला इंसान होता है। उसे पता है कि ये सब जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब लूसी 1 साल की हो गई थी और दोनों इसे लेकर मेनलैंड की तरफ आ जाते हैं। बिल और वायलेट यानी इसाबेल के माता पिता लूसी को देखकर काफी खुश होते हैं और इसके बाद ये सब एक फैमिली फोटो लेते हैं। इसके बाद वो लूसी के बैप्टिज्म के लिए चर्च जाते हैं। बैप्टिज्म मतलब इस बच्चे को क्रिश्चियनिटी धर्म में स्वीकार करना या इस बच्ची को क्रिश्चियन धर्म देना। चर्च के बाहर टॉम सीमेंट्री की तरफ जाता है और वहाँ वो एक कब्र के पास एक औरत को देखता है और वो औरत उस कब्र पे फूल रख के वहाँ से चली जाती है। और जब टॉम उस कब्र की तरफ जाता है और वहाँ पता चलता है कि इस महिला का नाम हैना होता है और उस कब्र पे लिखा होता है इन लविंग मेमोरी ऑफ फ्रांस जोहानस रोहनफील्ड डियरली बिलव्ड हस्बैंड ऑफ हैना एंड देयर प्रेशियस डॉटर ग्रेस एलन। और उसके नीचे लिखा होता है लॉस्ट एट सी वॉच्ड ओवर बाय गॉड अप्रैल 26, 1923। मतलब कि इस औरत का जो पति और उसके साथ एक बेटी होती है जिसका नाम होता है ग्रेस एलन, 26 अप्रैल 1923 को वो समुद्र में कहीं खो गए थे। और टॉम को जो बोट मिली थी उस दिन 27 अप्रैल होता है और उस बोट में भी एक बच्ची और एक आदमी होता है। और टॉम समझ जाता है कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि लूसी है और वो आदमी कोई नहीं बल्कि हैना का पति है जिसको कि हमने दफनाया है। टॉम ये सब देखकर काफी शॉक हो जाता है, काफी चौंक जाता है। इसके बाद एक चर्च के बाहर जाता है और वहाँ पे वो रैल्फ से पूछता है कि उसने एक मेमोरियल के बाहर एक औरत को देखा था जिसने कि उसे काफी दुखी कर दिया। तो रैल्फ बताता है कि ये वाकया 2 साल पहले का है जबकि एक जर्मन शख्स और उसकी बेटी समुद्र में कहीं खो गए थे। और हैना पॉट्स इस इलाके की अमीर शख्स की बेटी है और हैना ने अपने पिता के खिलाफ जाकर एक जर्मन शख्स से शादी कर ली थी। एक रात जब हैना और फ्रैंक घर जा रहे थे तो कुछ लोकल आदमी उन्हें परेशान और तंग करने लगते हैं क्योंकि फ्रैंक एक जर्मन होता है और जंग के माहौल से लोग जर्मन से नफरत करने लगे थे और वो लोग उससे मारपीट करने लगते हैं। फ्रैंक अपनी और अपनी बच्ची की जान बचाकर वहाँ से भागता है और एक बोट में समंदर की तरफ चला जाता है और तब से लेकर आज तक उन दोनों का कोई अता पता नहीं है। ये सुनकर टॉम को हैना के लिए काफी दुख होता है और सोचता है कि उसने अपनी बेटी के बिना इतने दिन कैसे बिताए होंगे। रात को सब घर में एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन टॉम अभी भी हैना के बारे में सोच रहा होता है और उसी रात वो हैना के घर के बाहर लेटर बॉक्स में एक नोट रख देता है और इस बारे में इसाबेल को कोई खबर नहीं होती है। दूसरे दिन दोनों आइलैंड पे वापस चले जाते हैं और सुबह हम देखते हैं कि हैना उसी मेमोरियल के पास बैठी रो रही है। वो अपनी बेटी और अपने हस्बैंड को बहुत याद कर रही है। हैना भी काफी अकेली होती है। जैसा कि इसाबेल ने अपने 2 बच्चों को खोया है इसी तरह से हैना ने भी अपने पति और अपनी बच्ची को भी खोया है। इसके बाद हैना अपने घर की तरफ जाती है। वहाँ पे वो देखती है लेटर बॉक्स में एक लेटर पड़ी है और ये वही नोट होता है जो कि कल रात को टॉम ने रखा था और उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी जहाँ कहीं भी है सुरक्षित हाथों में है और अच्छी तरह से उसकी देखभाल हो रही है और तुम्हारे हस्बैंड सुकून की नींद में सो रहे हैं यानी कि भगवान की छाया में है। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हैना वो नोट लेकर पुलिस के पास जाती है और पता लगाने को कहती है। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि एक नोट से किसी को ट्रेस करना नामुमकिन जैसा होता है और हैना के पिता ने उस शख्स का पता बताने पे 2000 गिनीज का इनाम रख दिया था। हैना को भी अपनी जवानी के दिन याद आते हैं और उसे वो पल भी याद आते हैं जबकि वो फ्रैंक से मिली थी और उन दोनों के बीच में प्यार हो गया था और हैना ने अपने पिता के खिलाफ जाकर फ्रैंक से शादी कर ली थी और कुछ ही टाइम के बाद हैना ने एक बच्ची को जन्म दिया था जिसका नाम रखा था एलन ग्रेस और ये दोनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 3 साल बीत जाते हैं और लूसी काफी बड़ी हो गई है। अब लूसी 4 साल की हो चुकी है और इसके बाद टॉम और इसाबेल मेनलैंड की तरफ आ जाते हैं क्योंकि आज लाइट हाउस की एनिवर्सरी होती है और वहाँ काफी लोग इकट्ठा हुए थे और उसमें हैना और उसके पिता और उसकी बहन भी होती है। टॉम को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। टॉम वहाँ पे काफी दिल छू लेने वाली बातें करता है और वहाँ हैना को भीड़ में देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। स्पीच खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सब एक दूसरे के साथ मिल रहे थे और यहाँ पे ग्वेन हैना को इसाबेल से मिलवाती है। ग्वेन हैना की बहन होती है और वो बताती है कि इसाबेल टॉम की पत्नी है। इसाबेल को अभी तक कुछ पता नहीं होता है कि ये औरत
कौन है। और हैना इजाबेल की बेटी को देखकर काफी भावुक हो जाती है, काफी उदास हो जाती है। और यहाँ पर टॉम भी आ जाता है। तो हैना टॉम से पूछती है कि आप लाइट हाउस में रहते हैं, तो क्या आपने कभी किसी अनजान बोट को रेस्क्यू किया है जिसमें कि कोई सर्वाइवर हो, क्या ऐसा कोई चांस होता है। तो टॉम कहता है कि नहीं, और अगर वो देखता तो जरूर उनकी मदद करता। हैना दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और उसकी बहन ग्वेन इजाबेल से बताती है कि 4 साल पहले हैना के पति और उसकी बेटी समंदर में कहीं गायब हो गए थे और आज तक उनका कोई पता नहीं चला। और इजाबेल समझ जाती है कि लूसी हैना की ही बेटी है। इजाबेल ये सुन के खुद को संभाल नहीं पाती और वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वो काफी दुखी हो जाती है। इजाबेल बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाती है, जैसे कि उसके ऊपर कोई बड़ी आफत आई हो। और कहीं ना कहीं ये भी सोचती है कि क्या खुदा ने मेरे नसीब में बच्चे की खुशी रखी है। इसके बाद दूसरे दिन टॉम इजाबेल के कमरे में आता है और वो इजाबेल से कहता है कि हमें इस बारे में सबको सच बता देना चाहिए और अब सब कुछ खत्म हो गया है। इजाबेल कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। टॉम कहता है कि क्या तुमने हैना को देखा, वो कितनी तकलीफ में है और हमें वही करना होगा जो कि सही है। हमें अपनी खुशी के लिए किसी और को दुख देना नहीं चाहिए। तो इजाबेल कहती है कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, लूसी की माँ मैं हूँ और कोई नहीं। इसके बाद दूसरे दिन हैना को लेटर बॉक्स में वही खिलौना मिलता है जो कि टॉम को उस बोट में मिला था और एक खिलौना टॉम ने उस लेटर बॉक्स में रखा होता है। और टॉम से हैना का दुख नहीं देखा जा रहा था, वो ये सब इजाबेल से छुपा के कर रहा था। दूसरे दिन इजाबेल और टॉम आइलैंड के लिए निकल जाते हैं और इसके बाद हैना उस खिलौने को लेकर पुलिस के पास जाती है और इसके बाद उस खिलौने की तस्वीर पूरे मेन लैंड पे लगवा दी जाती है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले को 3150 यूरोज का इनाम दिया जाएगा। तभी सड़क से चलते हुए ब्लूई की नजर उस तस्वीर पे जाती है तो उसे याद आता है कि ये खिलौना मैंने इजाबेल और टॉम की बच्ची के हाथ में देखा था और उसके मन में लालच आ जाती है। और दूसरे दिन टॉम को पुलिस की बोट आइलैंड की तरफ आते हुए दिखाई देती है और ब्लूई ने पुलिस को इस बारे में बता दिया था। टॉम को पता चल जाता है कि अब वक्त आ चुका है और अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो इजाबेल के पास जाता है और वो बताता है कि जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा करना, मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लेता हूँ। पर इजाबेल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इजाबेल समझ जाती है और टॉम पे गुस्सा हो जाती है। इसके बाद इंस्पेक्टर उस आइलैंड पे आ जाता है और इंस्पेक्टर इजाबेल को उस खिलौने की तस्वीर दिखाता है और वो इजाबेल को बताता है कि ये खिलौना 3 हफ्ते पहले हैना को बेचा गया था और ये वही शख्स है जिसने 3 साल पहले हैना को नोट भेजा था। और इजाबेल समझ जाती है और वो टॉम की तरफ देखती है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो टॉम कहता है कि इजाबेल को इस बात की कोई जानकारी नहीं है, बल्कि दोनों चीजें मैंने भेजी थी। इसके बाद टॉम उन लोगों को वो जगह दिखाता है जहाँ पे उसने फ्रैंक को दफन किया था। ऑफिसर उन दोनों को लेकर अपने साथ चला जाता है। टॉम को पुलिस अपने साथ लेकर लॉकअप में बंद कर देती है, जबकि हैना अपने माता पिता के घर में चली जाती है। इसके बाद वो लूसी को एग्जामिन के लिए ले जाने लगते हैं और ये दोनों माँ बच्ची रोने लगती हैं और वो पुलिस वाले लूसी को यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद वो ऑफिसर टॉम से आके मिलता है और कहता है कि क्या उसने उस बच्ची के लिए उस आदमी को मार दिया था। तो टॉम बताता है कि जब उसे वो बोट मिली थी तो फ्रैंक पहले ही मर चुका था और वो इस बारे में इजाबेल से पूछ सकता है। इसके बाद जब ऑफिसर इजाबेल से पूछता है तो इजाबेल उसे कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लूसी अपनी माँ हैना के घर में होती है, लेकिन वो अपनी माँ इजाबेल से मिलने की जिद कर रही है। वो बहुत रोती है और हैना उसे संभाल नहीं पाती। दूसरी तरफ इजाबेल के कमरे में उसकी माँ आती है और वो उसकी ये हालत देखकर काफी दुखी हो जाती है क्योंकि 2 दिन तक उसने ना कुछ खाया था और ना ही किसी से बात की थी। तो इजाबेल बताती है कि उसे अब टॉम से नफरत हो गई है और वो सारी जिंदगी उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। इसके बाद रैल्फ टॉम से जेल में मिलने के लिए आता है क्योंकि उसे टॉम पर पूरा भरोसा होता है, क्योंकि टॉम कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। तो रैल्फ टॉम को बताता है कि अगर इजाबेल ने पुलिस को सच नहीं बताया तो तुम्हें टॉम के मर्डर में लंबी सजा हो सकती है। तो टॉम कहता है कि अब उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता और वो रैल्फ को एक लेटर लिख के इजाबेल को देने के लिए कहता है। इसके बाद रैल्फ इजाबेल के पास जाता है और वो लेटर इजाबेल को दे देता है और जाते वक्त रैल्फ इजाबेल को बताता है कि टॉम को तुम्हारी बहुत जरूरत है और इसके बाद अंदर जाकर वो लेटर को बिना पढ़े ड्रॉर में रख देती है क्योंकि इजाबेल के दिल में टॉम के लिए नफरत के सिवा और कुछ भी नहीं होता। दूसरे दिन लूसी के जिद करने पर हैना लूसी को इजाबेल से मिलवाने के लिए एक छोटी सी मीटिंग अरेंज करती है और लूसी इजाबेल को देखकर वहाँ पे उसके गले लग जाती है और बहुत रोने लगती है और ये सब हैना देख रही होती है क्योंकि लूसी एक बच्ची होती है और इजाबेल ने लूसी को बचपन से पाला होता है और लूसी इजाबेल को अपनी माँ के रूप में देखती है और हैना उसके लिए ये प्यार देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और लूसी को लेकर वहाँ से चली जाती है और इजाबेल बस देखती ही रह जाती है। दूसरे दिन हैना टॉम से मिलने के लिए जेल में आ जाती है और हैना के हर सवाल का जवाब टॉम हाँ में देता है। तो हैना कहती है कि क्या तुम खुद को दोषी
दोषी मानते हो? तो टॉम कहता है कि जो मैंने किया है उसके लिए अगर मैं माफी भी मांगू तो वो भी बहुत कम है और वो जो भी सजा उसे देना चाहे दे सकती है, पर मेरी वाइफ के पास कोई और चारा नहीं होता है। बस मेरी वाइफ को इस सब में नहीं डालना और उस पर थोड़ी सी दया दिखाना। वो टॉम की बातों को सुन के दुखी हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन हैना देखती है कि लूसी घर में कहीं नहीं होती है। वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है और उसके बाद पुलिस इजाबेल के घर आती है और पुलिस को ये शक होता है कि इजाबेल ही लूसी को अपने साथ ले गई है और वो देखते हैं कि इजाबेल घर पे ही होती है, पर लूसी वहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे सब मिलकर लूसी को ढूंढने के लिए लग जाते हैं और ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। इसके बाद हम हैना को देखते हैं जो कि घर में बैठकर प्रार्थना कर रही हो। इसके बाद ढूंढते ढूंढते ऑफिसर को समंदर के किनारे पर लूसी सोई हुई मिल जाती है और वो उसे उठाकर हैना के पास ले आते हैं। तो लूसी बताती है कि वो लाइट हाउस को देख रही थी पर उसे लाइट हाउस यहाँ से नहीं दिखा। इसके बाद दूसरे दिन इजाबेल को दिखाया जाता है जो कि काफी उदास होती है और उसे लूसी की चिंता होती है और उसकी माँ बताती है कि लूसी अभी यंग है और उसकी देखभाल करने के लिए कई लोग हैं, पर टॉम का कोई नहीं है। टॉम तुम्हारा हस्बैंड है और तुम उसे जेल जाने से बचा सकती हो। और उसी दिन इजाबेल के घर में हैना आ जाती है तो वो बताते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नहीं लगता कि लूसी मेरे साथ रहना चाहती है, इसीलिए वो अब उसे इजाबेल को सौंप रही है। और ये कहते वक्त हैना की बातों में एक दर्द होता है, एक दुख होता है उसकी आवाज में और उसकी आंखें नम होती है। और हैना कहती है कि पर उसके लिए तुम्हें टॉम के लिए गवाही देनी होगी ताकि वो सजा से बच जाए और उसके बाद वो लूसी को हमेशा के लिए उसे सौंप देगी। लूसी उसे कुछ नहीं कहती लेकिन वो हैना के दर्द को महसूस करती है। इजाबेल ने लूसी को सिर्फ पाला था पर हैना ने लूसी को जन्म दिया था। दूसरे दिन ऑफिसर टॉम को कोर्ट में ले जाने के लिए आता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इजाबेल जो कि टॉम के दिए हुए लेटर को पढ़ना शुरू करती है और उसमें लिखा होता है इजाबेल लव, आई कुडंट गो ऑन द वे थिंग्स वेयर, आई कुडंट लिव विद माई सेल्फ, आई एम सॉरियर देन आई विल एवर बी एबल टू से फॉर हर्टिंग यू, वी ईच गेट लिटिल टर्न एट लाइफ एंड इफ दिस एंड्स अप बीइंग हाउ माई टर्न वेंट इट विल स्टिल हैव बीन वर्थ इट, माई टाइम शुड हैव बीन फॉर years ago but I met you when I thought life was over and being loved by you, if I live another 100 years I couldn't ask better than that. I have loved you as best as I know, Isabel, which isn't so much. You deserve someone better than me. All I can do is ask God, then ask you, forgive me for the harm I have caused and to thank you for every day that we have spent together. I will always be your loving husband, Tom. इस लेटर को पढ़ते पढ़ते इजाबेल काफी दुखी हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो काफी रोती है और इजाबेल वो लेटर पढ़ के जल्दी से टॉम की तरफ भागने लगती है। दूसरी तरफ टॉम को बोट में बिठाया जा रहा था और इजाबेल भागकर वहाँ पर आ जाती है और इजाबेल टॉम को देखकर गले लग जाती है और वो तभी ऑफिसर से कहती है कि जब हमने वो बोट देखी थी तो उसमें फ्रैंक पहले से ही मर चुका था और लूसी जिंदा थी। इसके बाद दूसरे दिन ऑफिसर हैना के घर में बैठा होता है और वो बताता है कि इजाबेल ने सब कुछ सच बता दिया है पर फिर भी वो दोनों जेल जाएंगे और ये सुन के हैना दुखी हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इजाबेल और टॉम जेल में जाए। तो हैना ऑफिसर से कहती है कि अगर वो खुद कोर्ट में जाकर उनके लिए गवाही देगी, उनके लिए दया की माफी मांगेगी तो क्या उससे कुछ हो सकता है। तो ऑफिसर बताता है कि फिर शायद उन्हें कुछ महीनों की ही जेल हो और हैना ठीक वैसे ही करती है। अब लूसी भी धीरे धीरे हैना के करीब जाने लगी थी और हैना भी उसके साथ काफी वक्त बिताती थी और वहाँ से हम सीधा 28 साल के बाद का वक्त देखते हैं और वक्त होता है अगस्त 1950 का। इजाबेल और टॉम एक हॉस्पिटल में होते हैं और दोनों बूढ़े हो चुके हैं। टॉम इजाबेल का हाथ में पकड़कर उसके पास बैठा है। इजाबेल की तबीयत काफी खराब होती है तो वो टॉम से कहती है कि जो मैंने किया क्या उसके लिए मुझे कभी भगवान माफ करेगा। तो टॉम बताता है कि भगवान ने उसे पहले ही माफ कर दिया था और इसके बाद यहाँ पर इजाबेल की डेथ हो जाती है और ये मोमेंट दिल को छू लेने वाला होता है। इजाबेल का दुख देखकर मुझे भी फील होता है कि एक तो इस जोड़े को भगवान ने बच्चे की नियामत से महरूम रखा और जबकि बच्चे की खुशी दी तो वो कुछ ही टाइम के लिए महदूद थी। इस कपल ने अपनी जिंदगी में खुशी से ज्यादा दुख देखे हैं और इजाबेल की मौत काफी दुख देती है। इसके बाद टॉम को दिखाया जाता है जो कि मेन लैंड पे एक काफी आइसोलेटेड एरिया में रहता है। तभी उसके घर के पास एक गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से एक लड़की उतरती है और वो कहती है कि मैं टॉम और इजाबेल का घर ढूंढ रही थी। तो टॉम बताता है कि मैं ही टॉम। तो वो लड़की अपना नाम लूसी बताती है और यहाँ पे हमें समझ आ जाता है कि लूसी अब काफी बड़ी हो चुकी है और उसके पास एक बच्चा भी होता है, मतलब कि उसकी शादी भी हो चुकी है। और टॉम लूसी को देखकर काफी खुश होता है, वो हैरान हो जाता है और टॉम ने कभी ये सोचा नहीं था कि उसकी मुलाकात लूसी से होगी। और लूसी टॉम से कहती है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है और वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को टॉम को दिखाती। तो टॉम लूसी को बताती है कि इजाबेल हर रोज सिर्फ उसके बारे में ही बात करती थी और उसे यकीन था कि किसी दिन तुम जरूर उससे मिलने के लिए आओगी। तो लूसी
कहती है कि वो इनका एहसान कभी भी नहीं चुका पाएगी, जो कि उन्होंने 4 सालों तक उसके लिए किया। मरने से पहले इजाबेल ने लूसी के लिए एक लेटर लिखी थी और टॉम से कहा था कि अगर लूसी कभी आए तो ये लेटर लूसी को दे देना। और उस लेटर में इजाबेल ने लिखा था कि उसने हैना से वादा किया था कि अब वो कभी भी लूसी के करीब नहीं आएगी और उसने मरते दम तक वो अपना वादा निभाया। तुमसे बिछड़ने का पल मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ और इसीलिए तुम्हें ये लेटर मिला है। मुझे यकीन था कि तुम एक दिन जरूर आओगी। लूसी उस लेटर को पढ़कर बहुत ही इमोशनल होती है। ये लेटर लूसी ने काफी इमोशनल आवाज में लिखी होती है। इस लेटर को सुन के मैं खुद भावुक हो गया था और मुझे इजाबेल का वो दर्द भी दिखा जो कि उसने वो महसूस किया था। इस मूवी में टॉम और इजाबेल की जो एक्टिंग है उसको मेरा सलाम। और इस मूवी में हर चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। इसके बाद लूसी टॉम से कहती है कि क्या मैं और क्रिस्टोफर दोबारा आपसे यहाँ पे मिलने आ सकते हैं। तो टॉम कहता है कि उसे खुशी होगी अगर वो यहाँ पर दोबारा आए। तो जाते वक्त लूसी टॉम को हग करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। एंड में हम देखते हैं कि टॉम घर के बाहर अकेला बैठा हुआ होता है और इजाबेल के साथ बिताए हुए सभी पलों को याद करता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म की खास बात ये भी है कि फिल्म की शूट के दौरान माइकल फैसबेंडर और एलिसिया विकेंडर को एक दूसरे से प्यार हो गया था और उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी और ये जोड़ा अभी तक एक दूसरे के साथ है। और इस फिल्म में भी इन दोनों ने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है एक रियल कपल बनने की, जो कि फिल्म को काफी हद तक रियलिस्टिक बनाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ अगली कहानी में।